हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है ग्रेड 7 की साइंस की एनसीईआरटी, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। और इसमें हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हम करेंगे हाउ डू वी ब्रीथ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने कुछ एक्टिविटीज़ करने को कही थी। आई होप आपने वो एक्टिविटीज़ कर ली होंगी अगर आपने पहली वीडियो मेरी देखी है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, अब वो हम समझने वाले हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आर नॉस्ट्रिल्स। नॉर्मली हम नॉस्ट्रिल्स से, यहाँ से क्या करते हैं, एयर लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू आर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेज़ल कैविटी। सो बेसिकली जब हम सांस लेते हैं तो ये नेज़ल कैविटी से क्या होती है, पास होती है। और फ्रॉम द नेज़ल कैविटी द एयर From the nasal cavity, the air reaches our lungs through the windpipe। और windpipe के थ्रू वो कहाँ पहुँचती है, हमारे लंग्स में पहुँचती है। तो इस तरीके से ये जो हमने सांस ली वो पहले नेज़ल कैविटी में गई, फिर वो नेज़ल कैविटी से एयर पास होकर लंग्स में गई थ्रू विंडपाइप। ठीक है। अब लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और ये रिब्स क्या करता है, इसको सराउंड करके रखता है ताकि उस पर कोई भी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सराउंडेड रहते हैं बोनी स्ट्रक्चर से, ताकि उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। जैसे कि हमारा ब्रेन जो है वो स्कल से सराउंडेड रहता है। हमारी जो रिब्स हैं वो क्या करती है, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, राइट। ऐसे ही हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये क्या है, ये प्रोटेक्शन है हमारी बॉडी के, ताकि हमें इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो इंजर्ड ना हो हमारे हल्के पुल्के गिरने से। ठीक है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स ऑन द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। सो बेसिकली आप ये देखोगे ना, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो इसको कहते हैं डायफ्राम। ये क्या होती है, ये मस्कुलर शीट होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डायफ्राम। ठीक है। और ये कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी के बिल्कुल फ्लोर पे, बिल्कुल नीचे होता है। जब आप ब्रीथ करते हो ना तो डायफ्राम का मूवमेंट रहता है और रिब केज का भी। आप खुद सांस लेके देखो और आप यहाँ पे, जहाँ पे स्टर्नम पे आपका सांस, सॉरी, यहाँ पे आपका स्टर्नम है ना, नीचे रिब्स जहाँ पे ख़त्म हो रही है स्टर्नम, आप यहाँ पे देख, हाथ रख के देखो। जब आप सांस लोगे तो ये कैसे हो रहा है, और जब सांस छोड़ रहे हो तो आपको फ़र्क महसूस होगा कि आपका डायफ्राम कैसे ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। तो मूवमेंट जो होता है वो किस तरीके से होता है कि जब आप सांस लेते हो तो रिब्स जो हैं वो अप होती हैं, है ना, ऊपर की तरफ आती हैं, अपवर्ड आती हैं। लेकिन जो हमारा डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ जाता है। और दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आर चेस्ट कैविटी, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी में स्पेस क्रिएट हो जाता है और जल्दी से एयर जो है वो लंग्स तक पहुंच जाती है। और लंग्स से में क्या होता है, एयर फिल हो जाती है। और एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, रिब्स जो है डाउन मूव करती हैं। हम जब सांस लेते हैं तो हम नीचे को होते हैं ना, तो रिब्स डाउन हो जाती हैं, इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ मूव करती हैं। और डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट कैविटी का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि एयर जो है लंग्स से बाहर निकल जाती है। कौन सी एयर, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। और जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट है ये बहुत ईजीली चलता है। मतलब हमें महसूस भी नहीं होता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या हो रहा है, कि हमारी चेस्ट कैविटी कैसे मूव कर रही है, हमारा डायफ्राम कैसे मूव कर रहा है, इस पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन अगर आज आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप इस चीज़ को ध्यान दो और अपने बॉडी मूवमेंट को बहुत अच्छे से देखो कि जब आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में, आपके डायफ्राम में, आपके रिब्स में कैसा मूवमेंट हो रहा है। क्या आप वो सब कुछ फील कर पा रहे हो जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हाथ रखा, अरे मुझे तो समझ भी नहीं आया क्या हुआ, जो भी समझाया सब गलत था, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले तो यही समझने की ज़रूरत है कि आपके डायफ्राम कहाँ पर है, आपका रिब्स कहाँ पर है, उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, राइट। टेक अ डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड। अब डीप ब्रीथ लो और अपने एब्डोमेन पे क्या रखो, हाथ रखो, और फिर अब बताना कैसा आपको लग रहा है और क्या आपने देखा।
After having learned that during breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. Everyone was boasting that he or she could expand in the maximum. How about doing this activity in the class with your classmates? So basically ये एक एक्टिविटी है जो आप अपने क्लासमेट्स के साथ परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें ये चेक करना है, मतलब आपको डीप ब्रीथ लेनी है, अपने पेट पे हाथ रखना है, एब्डोमेन पे हाथ रखना है, एंड देन यू नीड टू फील कि आपके जो रिब्स हैं, आपके जो डायफ्राम है, उसका मूवमेंट किस तरीके से है, ठीक है। सो स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, स्मोकिंग इज़ ऑल्सो लिंक टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। तो अगर आप इस ब्लू बॉक्स को देखो, ये मैंने पढ़ा है, तो स्मोकिंग क्या करता है, हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है, और हमारे जो आपने देखा होगा जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको भी प्रोमोट करता है। तो अब हम इस एक्टिविटी को इस डायग्राम को देख लेते हैं जो हमने पढ़ा। देखो यहाँ से नेसल पैसेज से आपका सांस लिया, यहाँ से ये इस होते हुए आपकी रेस्पिरेटरी जो पाइप है उससे होते हुए कहाँ गया, वो लंग्स में गया, और यहाँ पर ये आपका डायफ्राम है, और ये रिब्स कैसे प्रोटेक्ट कर रही हैं आपके लंग्स को, और फिर उसके बाद जो रिब्स का और डायफ्राम का मूवमेंट है आपके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस में, ये उसको शो कर रहा है। द एयर अराउंड अस has various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. तो आपने देखा होगा कि आपकी नाक में ना छोटे छोटे हेयर हैं, नोटिस किया होगा, और कभी कभी आपको इरिटेशन भी होती होगी, ये क्यों है। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, ये छोटे छोटे बाल क्यों हैं, यहाँ पर कान में भी बाल होते हैं, जो जेंट्स होते हैं ना उनके कान में भी आपने बाल देखे होंगे, ऐसे बाल क्यों होते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारी एयर में स्मोक है, डस्ट है, बहुत सारे पॉलेंस हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको रोकने का काम करता है, ठीक है। हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल्स मे गेट पास द हेयर इन द नेज़ल कैविटी। कई बार अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान चल रहा है तो वो क्या होता है कि इस नेज़ल में जो आपकी जो नोज़ में हेयर है ना, इस नेज़ल पैसेज को भी क्या कर लेता है, वो क्रॉस कर लेता है, पार्टिकल्स अंदर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है जो कैविटी की लाइनिंग है, जिसकी वजह से हमें एकदम से छींक आती है, हम छींकते हैं। स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी। जिसकी वजह से क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे नाक में गए हैं ना एकदम से, वो एकदम से निकल जाता है और हमारे जो नेज़ल पैसेज है उसको क्लीन कर देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि जब भी आप स्नीज़ करो, जब भी आप छींको, तो आपके नोज़ पे आपका हैंकी होना चाहिए या हाथ होना चाहिए, ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो आपके मुंह से निकल रहे हैं, वो कोई और पर्सन जो है उसको इनहेल ना करे, क्योंकि आपने क्या किया है, बहुत तेज़ छींका है, और जितने भी आपने जो फॉरेन पार्टिकल्स थे उनको बाहर फेंका है। सो यहाँ पर आपके पास दो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी 6.4 एंड एक्टिविटी 6.5। इन एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 6.2। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर टेबल गिवन है। ये कौन सी एक्टिविटी है, ये वो एक्टिविटी है जो मैंने अभी कहा था पीछे कि बच्चे अगर क्लास में कंपटीशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि किसकी ज़्यादा एक्सपेंडेबल है, किसकी कहते हैं ना किसकी छाती ज़्यादा चौड़ी है, वो देखते हैं। ज़्यादातर ये वाली चीज़ बोली जाती है, तो वो वाला यहाँ पे हिसाब है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करना है और अपनी ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपैंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। सो बेसिकली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे आपको अपनी चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, ताकि आप ये बता सकें कि किस बच्चे का ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपेंशन था। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल। तो और इस सिंपल मॉडल से हम क्या कर सकते हैं, जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का उसको समझ सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस एक्टिविटी में भी ये बच्चा किस तरीके से मेजर कर रहा है आपको अच्छे से पता चल जाएगा। चेस्ट साइज़ को मेजर कर रहा है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे। Activity 6.5. Take a wide plastic bottle, remove the bottom, get a Y-shaped glass or plastic tube, make a hole in the lid so that the tube may pass through it. To the fogged end of the tube, fix 2 deflated balloons and introduce the tube into the bottle as shown.
तो यहाँ पर अगर आप देखो, इन्होंने यहाँ पर एक प्लास्टिक बॉटल ली है, इसका बॉटम पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो वाई शेप्ड ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब आपके पास आ गई है। अब इसमें होल करना है ताकि इसमें आप एक ट्यूब डाल सको, जैसे आपने यहाँ पे डाली है, ये ट्यूब डाली है, ठीक है। अब इससे क्या करना है, ये डिफ्लेटेड बलून्स आपके, इनको लगाना है। अब क्या करना है, इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन, जैसे कि आपको देख रहे हैं, इस तरीके से आपको दिखानी है। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, कैप लगा देना है नीचे, ठीक है। सील इट टू मेक इट एयर टाइट टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल, टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। आपको यहाँ पे क्या करना है, थिन रबर या प्लास्टिक शीट लगानी है विद लार्ज रबर बैंड, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बलून्स नेक्स्ट। सो बेसिकली आपका ये जो रबर शीट है इसको पुल करनी है और आपको ये चेक करना है कि आपको ऑब्ज़र्व करना है बलून्स को, क्या आपने बलून्स में कोई चेंज महसूस किया, ये चेक करना है। व्हाट डू द बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, नाउ वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो बेसिकली ये लंग्स का फंक्शन है, जो ये एक एक्टिविटी है, ये लंग्स की एक्टिविटी है जो परफॉर्म की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि क्या यहाँ पर बलून का कोई रोल है, क्या ये कोई ऐसा मैकेनिज्म दिखा रहे हैं जो अभी तक हमने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है। सो यहाँ पर एक अलग एक्टिविटी है आपकी, व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम क्या ब्रीद आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो एक्टिविटीज़ है, ये वाली एक्टिविटी आपकी ब्रीदिंग की है, जो हमने अभी रिब्स वाला किया था ना, कि आपका रिब्स और डायफ्राम का मूवमेंट क्या रहेगा। तो ये एक्टिविटी आपके रिब्स और डायफ्राम की एक्टिविटी है। ये है कि हम किस तरीके से ब्रीद आउट करते हैं, कि उसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका कितना वो रहता है, परसेंटेज रहता है, मतलब ये बेसिकली आपको पता लगाना है। टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास और प्लास्टिक बॉटल, मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल। तो आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसको बॉटल में फिक्स कर देना है, ठीक है। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, इंसर्ट अ प्लास्टिक, बेसिकली उस टेस्ट ट्यूब में आपको लाइम वाटर डालना है, स्ट्रॉ डालना है, ठीक है, होल से। एंड आपको लिड में जो आप वो डालोगे ना, लिड के थ्रू आप उस होल के थ्रू जो आप स्ट्रॉ डालोगे वो नीचे तक डालना है कि वो लाइम वाटर को टच होना चाहिए। आप उसमें क्या करना है, आपको ब्लो करना है कुछ टाइम तक, उसमें आपको फूंक मारनी है, ठीक है, थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स। इज़ देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर, और आपको ये चेक करना है कि जब आप फूंक मार रहे हो तो क्या उसके अपीयरेंस में, क्या उसके कलर में कुछ आपको डिफरेंस समझ में आया, क्या मतलब आपने क्या देखा, क्या जो हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस है हमारी उसमें एनवायरनमेंट में, तो उससे क्या उस लाइम वाटर के कलर पे, अपीयरेंस पे कोई फ़र्क पड़ा है। डू वी ओनली एक्सहेल carbon dioxide or a mixture of gases along with it? You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appears on its surface. From where do these droplets come? So basically इन्होंने एक एक्टिविटी और दी है इसी में, कि कभी कभी होता है ना कि हम शीशे के ऊपर करके देखते हैं, ज़्यादातर हम सर्दियों में करते हैं, और उस पर एकदम भाप सी आ जाती है और फिर हम उस पर अपना नाम लिखते हैं ना, हम बचपन से करते आ रहे हैं ये। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वो भाप जो ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ से आई है, ये हमने कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया। सो बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ मच एयर पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स, तो हमारे लंग्स में कितनी परसेंटेज ऑफ एयर होल्ड हो सकती है, हमारे लंग्स कितनी परसेंटेज ऑफ एयर होल्ड कर सकते हैं, वो हम इस एक्टिविटी में जान रहे हैं। तो बेसिकली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होती है हमारी बॉडी में, इनहेल्ड एयर जो होती है हमारे लंग्स में 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक्सहेल्ड एयर हमारी 16.4% ऑक्सीजन है और 4.4% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब आप कहोगे लेकिन हम तो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। तो आप जो इनहेल कर रहे हो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिक्स है, और जो एक्सहेल आउट कर रहे हो उसमें भी, बस परसेंटेज का फ़र्क आ जाता है। अब पढ़ते हैं ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में ब्रीदिंग किस तरीके से है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायन, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बींग्स। सो इन एनिमल्स की बॉडी में भी हम लोगों की तरह, जैसे ह्यूमन बींग्स में चेस्ट कैविटी में लंग्स होते हैं, इनकी बॉडी में भी होते हैं, और ये उसी से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं।
नाउ हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ, डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेट अस फाइंड आउट। तो अब हम और डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉकरोच के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कॉकरोच में बॉडी के साइड में स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से अदर इंसेक्ट्स में भी छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पाइरेकल्स, ठीक है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैके। जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें नेटवर्क ऑफ ये होते हैं, स्मॉल ट्यूब्स होते हैं, एयर ट्यूब्स होते हैं जिसको हम ट्रैके कहते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है। ऑक्सीजन एयर रशेज थ्रू स्पाइरेकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब, डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सो बेसिकली ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो स्पाइरेकल्स के थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है और वहाँ पे बॉडी टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाती है, सेल्स में डिफ्यूज़ हो जाती है, और इस तरीके से उसकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो जाता है। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सेल से ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है और स्पाइरेकल्स के थ्रू निकल जाती है। सो दीज ट्यूब्स आर ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो ये जो ट्रैकिया की बात हमने की है, जो हमने स्मॉल ओपनिंग्स की बात की है, ये आपको सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट्स में ही मिलेंगे और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म स्किन से ब्रीथ करती हैं। स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लीमी ऑन टचिंग. Gases can easily pass through them. Though frogs have a pair of lungs like human beings, they can also breathe through their skin, which is moist and slippery. So basically आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉग्स जो है वो एम्फीबियन कहलाता है, क्योंकि वाटर में भी और लैंड पे भी दोनों जगह रह सकता है, राइट। तो उसकी जो बॉडी होती है वो स्लिपरी होती है, जिसकी वजह से वो स्किन से भी सांस लेता है, और उसकी बॉडी में लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं जिससे वो लंग्स से भी सांस लेता है। तो इसी तरीके से अर्थवॉर्म क्या करता है स्किन से, क्योंकि उसकी भी मॉइस्ट स्लीमी स्किन होती है, ऐसे फ्रॉग की भी होती है। तो फ्रॉग भी और अर्थवॉर्म भी दोनों स्किन से ब्रीथ कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉग जो के पास लंग्स भी होते हैं तो वो लंग से भी ब्रीथ कर सकता है। ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब पानी के अंदर ब्रीदिंग कैसे होता है, क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं वाटर में? देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? सो बेसिकली आपको पता, आपसे अगर मैं एक सवाल करूं कि ऐसा कौन सा मैमल है जो पानी में रहता है, एक्वेटिक मैमल आपको बताना है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि एक्वेटिक मैमल कौन सा होता है, ठीक है। अब मैं एक्वेटिक मैमल क्यों कह रही हूँ, जिसके पास लंग्स होते हैं। मैमल्स वही होते हैं ना जिसके पास लंग्स होते हैं, राइट। तो आप इसका आंसर करिए। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? तो आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स जो हैं पानी में रहते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो पानी में मिक्स ऑक्सीजन होती है वो उसको यूज़ करते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। सो बेसिकली गिल्स क्या करती हैं, गिल्स इतनी वेल सप्लाइड होती हैं, उसमें इतने ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हो सकता है बहुत आराम से, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लांट्स एंड हाउ डू दे रेस्पायर। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल, as you have learned in class 6. They also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बचपन से पढ़ते आए हैं, तो यहाँ पर वही बताया गया है। लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो गार्ड सेल्स के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होती है, ठीक है ना। और जब सेल्स, जो प्लांट की सेल्स हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं तो वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, एज इन अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अदर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेसिकली प्लांट्स में क्या होता है कि वो हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट क्या है, इंडिपेंडेंटली जो बाहर से एयर है ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी दे सकता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। Like all other living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. So basically हम अभी तक plants की बात कर रहे थे, लेकिन हमने roots के बारे में नहीं सोचा। तो roots में भी cells present होते हैं, root cells present होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो roots क्या करती हैं, टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में
जितने भी एयर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं ना, ये वहाँ से क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ़ अ पोटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड। किसी भी आप पॉटेड प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी दे दोगे तो क्या होगा, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से प्लांट डाई हो जाता है। हमने सुना होगा, आपने कई बार कहा होगा कि इसको ज़्यादा पानी मत देना, ये पेड़ कम पानी पीता है, इसको पानी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर एक पेड़ की अपनी एक क्षमता होती है। जैसे कि अगर आपको 10-15 लीटर पानी पिला दिया जाए तो आपका क्या हाल होगा, है ना, आप जवाब दे जाओगे, आप खाना नहीं खाओगे, आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी पेड़ों के साथ है, एक्सेसिव कोई भी चीज़ नुकसान देती है, तो उसको भी अगर आप एक्सेसिव पानी दे दोगे तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसकी सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। In this chapter, you learn that respiration is a vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. So basically इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि हर इंसान को, हर लिविंग बीइंग को ज़िंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत होती है, ब्रीद इन ब्रीद आउट की बहुत ज़रूरत होती है, और उसको एनर्जी चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। तो ये चैप्टर यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक यू।